Hello students, I am Aditya sir. Welcome you all on my channel English Plus. Today I am with John Cage's Ode to Autumn. Yes, Ode to Autumn. जॉन किट्स की यह कविता ओड टू ऑटम कई सारे यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाए जाते हैं और उससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में, इस पोम की वीडियो में हमने दो पार्ट में वीडियो तैयार किया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा की। अगर देखें तो पूरा पोम तीन स्टेंजा में है। जैसा कि ओड क्लासिकल ओड में होता है, क्लासिकल ओड 3 स्टेंजा में लिखे जाते हैं। यह पोम भी वैसे ही है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि उनकी लाइफ कैसी थी, यानी कि जॉन केट्स की लाइफ, उनके वर्क्स और कुछ उनके लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। किट्स के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1795 में हुआ था और निधन 1821। और जो बर्थ प्लेस था वो लंदन था। लंदन कहाँ है पता ही आपको, इंग्लैंड में। तो लंदन में एक प्लेस है मूरगेट। मूरगेट देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। मूरगेट एक स्टेशन का नाम भी है और प्लेस का नाम भी है। जैसे हमारा अपने शहर का नाम होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो मुंबई जगह भी है और स्टेशन का नाम भी है, दिल्ली भी है। तो वैसे ही मूरगेट। आइए हम देखते हैं उनकी सिग्नेचर और राइटिंग सिग्नेचर बहुत खूबसूरत थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही हम उनका भव्य मकान भी देखते हैं। ये व्हाइट कलर का भव्य मकान जॉन किट्स का है। जॉन किट्स की ज़िंदगी बहुत छोटी थी और वह छोटी ज़िंदगी भी उनके लिए आसान नहीं थी। वह ज़िंदगी मुश्किलों से भरी थी, मुसीबतों से भरी थी और साथ दुख से भरी हुई थी। महज वो 9 साल की उम्र के थे तो उनके पिता की मृत्यु घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। यह बात 1804 की है। उनकी माँ ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट थी। एक लंबे समय तक वो पेशेंट बन के रही ट्यूबरक्लोसिस की, जिनकी सेवा किट्स किया करते थे। माँ की बीमारी उनके छोटे भाई को भी हो गई, यानी छोटे भाई भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो गए और कुछ ही अंतराल में दोनों की डेथ हो गई। दुख में कविता का जन्म होता है। किट्स ने भी अपने दुख में कविताओं की रचना शुरू कर दी। फर्स्ट वॉल्यूम जो उनकी पोइट्री की थी उसका नाम था पोम्स। लेकिन यह जिंदगी भी, राइटिंग की जिंदगी भी उनके लिए आसान नहीं थी, मुश्किलों से भरी थी। इंग्लिश लिटरेचर के आलोचकों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, उनके पोम्स को पसंद नहीं किया और ऐसे ऐसे बुरे शब्द इस्तेमाल किए जिसके कारण किट्स अवसादग्रस्त हो जाते। लेकिन कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ ए टनल, और वह लाइट फैनी ब्राउन के रूप में किट्स की जिंदगी में शामिल हुई। फैनी ब्राउन जो कि 18 इयर्स की थी और जो कि उनकी पड़ोसी बनकर आई थी। किट्स की कविताओं को उन्होंने बहुत तारीफ की, उन्हें पसंद किया। किट्स ने महसूस किया कि उनके दुख और उनके अवसाद फैनी के साथ कम हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं। उन्होंने शादी करने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ परेशानी यह थी कि उनके अपने खाने के लाले पड़े थे। जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। तो एक दिन उन्होंने मेज पे फैनी के सामने ही फैनी के लिए एक कविता लिखी जिसका नाम था ब्राइट लाइट। और यह लाइट इतना चमका कि फिर सब कुछ इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया किट्स की हो गई। सबने तारीफ करने शुरू कर दी। इवन वर्ड्सवर्थ ने भी तारीफ की और उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। उसके बाद उसी साल उन्होंने, अगर स्पेशली कहें तो 1819 में जितने उन्होंने अपने सारे मशहूर रचनाएं उन्होंने लिखी। और जिन 3 ओड्स के लिए किट्स जाने जाते हैं वो भी इसी मंथ में किए थे जब उन्होंने फैनी के लिए कविता लिखी थी। और उस
उन 3 ओड्स के कारण इंग्लिश लिटरेचर में केट्स दुनिया के महानतम कवियों में एक बन गए। उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनके वर्क्स हम देखते हैं, कुछ फेमस वर्क्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। किट्स ने जो अपने छोटे काल में जो कुछ किया, जो भी उपलब्धि हासिल की, वो उसके बारे में एक वर्ड कहें तो कह सकते हैं अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल कह सकते हैं कि ऐसा ना देखा गया ना सुना गया। और किट्स लोग जिंदगी भर काम करके बेनाम मर जाते हैं, और किट्स ने महज 5 साल काम करके, गंभीरता से काम करके, संजीदगी से काम करके दुनिया के महानतम कवियों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया। उनकी ही कविता है ओड टू ऑटम। इस कविता का हम थीम देखेंगे, फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओड टू ऑटम, तो ओड क्या है? ये इससे एक फॉर्म है पोएट्री का एक अलग फॉर्म है, एक डिफरेंट फॉर्म है। जैसे पोएम के कई सारे फॉर्म होते हैं, पोएट्री के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे एक होता है एपिक, जैसे रामायण वगैरह एपिक फॉर्म में लिखा गया है। दूसरे फ्री वर्स भी होता है, मुक्त छंद की कविताएं। एक राइम वाली कविताएं भी होती हैं, राइम्ड पोएट्री भी होती है ना। एक नैरेटिव हाइकू होता है जो 3 लाइन का होता है। अनदर फॉर्म जो पोएट्री का होता है हाइकू, 3 लाइन की होती है, उसमें बात कह देनी होती है ना। तो ये कुछ जैसे कुछ ये सारे कुछ फेमस हैं, फेमस फॉर्म है। सोनेट होता है एक फॉर्म पोएट्री का, है ना। उसके बाद इसमें एक बैलेड भी होता है। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्म है फेमस, जैसे लिरिक पोएट्री भी होती है, यानी कि गीत नुमा। लिरिक पोएट्री और उसी में एक फॉर्म होता है ओड। तो ओड को हम समझेंगे कि ओड ये कैसा फॉर्म है और किस तरह का फॉर्म है। ओड क्या होता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो इसे डिफाइन करती है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, अ पोएम एक्सप्रेसिंग विद राइटर्स थॉट एंड फीलिंग्स अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट, यूजुअली रिटन टू दैट पर्सन और सब्जेक्ट। पोएम यानी पोएट्री का ऐसा फॉर्म जिसमें राइटर के विचारों को, उसके जज्बात जो हैं किसी खास पर्सन या सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा पोएट्री का फॉर्म ओड कहलाता है। और जो सामान्य तौर पे उस व्यक्ति को या उस सब्जेक्ट को लिखा जाता है, ये होता है ओड। मुझे उम्मीद है कि आप ओड मतलब समझ गए होंगे ना। और क्लासिकल ओड जो है 3 स्टेंजा में, एक और इन्फॉर्मेशन, क्लासिकल ओड जो होता है वो 3 स्टेंजा में इंक्लूडेड होता है। तो ये ओड टू ऑटम भी एक क्लासिकल ओड ही है, और इसमें भी 3 स्टेंजा हैं कि किसने अपनी बात को 3 स्टेंजा में कंप्लीट की है ना। तो अब हम नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यह सीजन फॉग वाला है और कम रसदार फलों वाला है, यानी कि कम डेवलप्ड फलों वाला है। यानी कि पोएट यहाँ पे बात कर रहा है ऑटम सीजन की। हमारे यहाँ का ऑटम और इंग्लैंड का ऑटम बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ के ऑटम सीजन में पेड़ों पे फल आ जाते हैं, पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, और पूरी तरह से अभी फल तैयार नहीं होते, लेकिन वो बेबी फ्रूट कह सकते हो आपकी, वहाँ पे आ जाते हैं, पेड़ों पे लग जाते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ये जो ऑटम सीजन है वो मैच्योरिंग सन का बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैच्योरिंग सन इसलिए पोएट ने कहा है क्योंकि सन ऑटम के बाद इंग्लैंड में विंटर आ जाता है, और विंटर में मुश्किल से सन दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिंग सन का
हमारे यहाँ आप समझते हो कि मेच्योर होने के बाद क्या होता है, ओल्डनेस आ जाती है, यानी कि बुढ़ापा आता है, इसलिए मेच्योरिंग सन कहा। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके यानी सूरज के साथ मिलके ऑटम यह प्लान कर रहा है कि कैसे जो प्लांट हैं, ग्रेप प्लांट्स हैं, उनको कैसे फलों से भर दिया जाए, इसके बारे में वो प्लान कर रहा है। कंस्पायर तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है कि मेकिंग ए प्लान। और उस जो प्लांट्स हैं, ग्रेप प्लांट्स को कैसे थैच ईव्स क्या होता है, वो छप्पर, यानी कि जो पक्के का मकान का छप्पर, छत नहीं, रूफ नहीं, जो घास फूस से बने हुए होते हैं, गांव में आप देखते होंगे, आप पिक्चर में देखो, इसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। हाँ, तो ऐसे छत को, ऐसे छप्पर को कैसे वाइन प्लांट से पूरी तरह उसे कवर कर दिया जाए, फैला दिया जाए, यानी पूरी तरह से, यानी कह रहा है कि उसको डेवलप कर दिया जाए ताकि पूरा छत जो है कवर हो जाए। टू बेंड विद एपल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, एंड ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू बेंड, वो प्लान कर रहा है, किसके बारे में कंस्पायर कर रहा है, प्लान कर रहा है कि जो मोस्ट कॉटेज ट्रीज हैं, यानी जो काई वाले जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उसे कैसे एप्पल से झुका दिया जाए, यानी उन पेड़ों पे इतने फल आ जाएं ताकि पेड़ झुक जाएं। कहते हैं ना कि पेड़ जितना कोई पेड़ जितना भी फलदार होता है वो उतना ही झुकता है। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और सारे फल को उसके इनर पार्ट तक पका दे, इसके बारे में वो प्लान कर रहा है। पोएट ये कह रहा है कि कोर मीन्स होता है सेंटर पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट, और मोस्ट फुल ऑफ कवर्ड विद मॉस, आप काई समझते हो, उसे हम कहते हैं मॉस्ट। तो मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी कि जो कैंपस वगैरह में जो ट्रीज होते हैं उसको कॉटेज ट्री यहाँ पे कह रहा है, जिसपे काई वाई लगे रहते हैं, इसके बारे में पोएट कह रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल, और क्या कह रहा है कि स्वेल क्या, टू बिकम बिग एंड फुल। गॉड क्या है, गॉड इट्स ए काइंड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट स्वेल ऑफ लाइक बलून्स, ये एक प्रकार का वेजिटेबल्स है जो बैलून की तरह फूल जाता है। और इस फैमिली में आप देखोगे कुकुम्बर, पंपकिन, मेलॉन्स वगैरह जो है कि इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कह रहे हैं कि कैसे उनको जो है कि फुल कर दिया जाए, पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाए। और एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, और जो हेजल क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ नट, एंड शेल्स आउटर पार्ट, जो हार्ड आउटर पार्ट होता है तो शेल्स कहते हैं। तो कह रहा है कि कैसे जो नट हैं, जो अखरोट है, यानी कि अखरोट हैं, उनको कैसे पूरी तरह से बड़ा कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए। और जो उनका अंदर का पार्ट है जो सॉफ्ट होता है उसे मीठापन से भर दिया जाए। टू सेट बडिंग मोर, और क्या कह रहे हैं, बडिंग, यहाँ पे बडिंग का मतलब है ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग ऑफ फ्लावर्स और कमिंग आउट। और कह रहा है कि वो सोच रहा है कि कैसे फूलों को बड़ा कर दिया जाए, कली से फूल जो है, बड मीन्स होता है कली, तो कली से कैसे फूल में बदल दिया जाए। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। और इसके अलावा भी जो अभी तक प्लान कर रहा था ऑटम, सूरज के साथ मिलके फलों को बड़ा करना, उसमें रस भरना, मीठापन भरना, इसके अलावा भी वो और भी प्लान कर रहा है। प्लान ये कर रहा है कि कैसे जो कली है उसको फूल में बदल दिया जाए ताकि बीज जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं, उनसे हनी निकाल सके, हनी तैयार कर सके। Until they think warm days will never cease. They means here, they refers here to bees. बीज से यहाँ मतलब है दे। और ये जो बीज हैं वे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यह जो प्रोसेस है फूल से हनी कलेक्ट करने का, जिसे तैयार करेंगे, वे तब तक चलेगा जब तक ये वार्म डेज नहीं आ जाएगा, यानी कि समर तक। फॉर समर हैज़ ओवरब्रेम्ड देयर क्लैमी सेल्स,
क्योंकि जब समर आ जाएगा तब तक तो वो जो है कि जो क्लैमी सेल्स है, यानी कि जो चिपचिपा सेल्स यहाँ पे हनीकॉम्ब, जिसको मधुमक्खी शहद का छत्ता कहते हैं, सेल्स यहाँ उस सेंस है उसका। सेल्स मीन्स हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब जो है, जो उसके सेल्स हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, हनी से पूरी तरह से लबालब पूरी तरह से भर जाएंगे। आप पिक्चर में आप देख सकते हो हनीकॉम्ब को यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पोएट ऑटम जो है कि पोएट कह रहा है कि ऑटम प्लान कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने देखा कि ऑटम में क्या क्या घटनाएं हो रही है, वो क्या प्लान कर रहा है। वो प्लान कर रहा है कि एप्पल के जो फल हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएं, है ना, जो वेजिटेबल्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएं, और इसके अलावा फूल भी जो हैं, फूल चारों तरफ फूल जो है वो पूरी तरह से ग्रो कर जाएं, ताकि उनसे बीज जो है शहद निकाल सकें, और यह काम समर तक चलेगा। Facts about the poet and the first stanza of the poem Ode to Autumn is complete now. It's over. In the second video, we will discuss the second stanza and third stanza. I hope you enjoy the video. If you enjoy the video, like it, share it, comment on it, and subscribe it. Thank you so much.